तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कनेक्शन क्या है आपका थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बीच में। फिर उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़ा, मैकेनिक्स में क्या पढ़ा आपने, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा, राइट। अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या था, जो आपकी बॉडी थी, जो सिस्टम था आपका, उसका आपने मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, ठीक है ना, मतलब उसकी मैक्रोस्कोपिकली जो आपको दिख रहा है विजुअली क्या चेंज आ रहा है, राइट। जब फिर उसके बाद आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा, तो फिर क्या आपने देखा, आपने देखा कि उस बॉडी में, उस सिस्टम में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर एटॉमिक लेवल तक क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपने वो सारी एनालिसिस की। तो सेम उसी तरीके से जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस है क्लासिकल सिस्टम का, वैसे ही आपका क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, राइट, आपका किसी सिस्टम का। और सेम उसी तरीके से अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या है, उस सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, विजुअल चेंजेस जो आपके आएंगे। और उसके बाद जैसे विजुअल चेंजेस का मतलब है आपका क्या है, आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, मतलब जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर में चेंज आएंगे, ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक जो चेंजेस आएंगे वो हम एनालिसिस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। और उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो हम होगा क्या करेंगे, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज करेंगे कि मतलब माइक्रो लेवल पर उसके एटॉमिक लेवल पर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। तो ये सारा हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को पहले तो डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो होगा आपका, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या करेंगे हम, रिलेशन देखेंगे कि सबसे पहले कोई नई चीज, जैसे हमने क्वांटम भी पढ़ाया था, तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था कि कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई और कहां से क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, और कैसे कैसे क्लासिकल सिस्टम के हिसाब से क्वांटम सिस्टम चेंज होता है, राइट, ठीक है ना, पढ़ाया था। सेम वैसे ही आपको यहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर के हिसाब से स्टैटिस्टिकल पैरामीटर यहां पर चेंज होते हैं। तो पहले तो एक क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, जो पूरा जो जो आपका रिलेट करेगा स्टैटिस्टिकल पैरामीटर और थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर को। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम देखेंगे प्योर स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स कैसे आपके वैरी करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कुछ आगे सिलेबस को लेकर के चलेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने बताया कि एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जिसमें हम पूरा रिलेशन पढ़ेंगे, दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो होगा आपका इंजैम्बल वाला पार्ट, ठीक है ना। तो मेजरली यही दो चीजें हैं, बाकी एक दो चीजें और उनको हम कंटिन्यूटी में लेते चलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बेसिक से स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। बहुत इजी है, इसका कंट्रीब्यूशन जो है स्टैटिस्टिकल थर्मोस्टैट्स का मान करके चलो कि आपका CSIR में 25 to 30 मार्क्स का आता है लगभग CSIR में, और गेट में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग लगभग होता है 15 मार्क्स का, कभी कभी 20 तक भी आ जाता है थर्मोस्टैट्स मिला करके, ठीक है ना। वैरी करता रहता है, इसमें भी अभी जो क्वांटम का कुछ पार्ट कम करके इसमें ऐड किया गया है, ये लगभग लगभग कभी कभी 35 तक भी जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वैरी करता है, ये मान करके चलो थर्मोस्टैट्स में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का होता है, ठीक है ना। तो चलिए जरा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए। तो बात करते हैं किसकी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कोई भी नई नई थ्योरी आती है तो उसका पुरानी थ्योरी के साथ में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका थर्मोडायनेमिक्स के साथ में क्या रिलेशन है। आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हुई है, आपको मालूम है, ठीक है ना, आप बचपन से पढ़ते हैं, आप अपने स्कूल लेवल से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, रिलेशन बिटवीन thermodynamics and statistics, ठीक है ना। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं इसको, ये भी बोल देते हैं रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, क्योंकि जो आपका थर्मोडायनामिकल पैरामीटर होगा वो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर होगा, और जो आपका स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होगा वो क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर होगा, राइट। तो हमें क्या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या बोलेंगे इसको, हम बोल सकते हैं और रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो कैसे रिलेट करते हैं, आपने पढ़ा होगा क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा, ठीक है ना। क्या होता है रिलेशन, S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा, ये आपका ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये S आपका क्या है, S क्या होता है, आपका एंट्रोपी होता है, ठीक है ना। एंट्रोपी होता है, और ये एंट्रोपी क्या है, एक थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है, और ओमेगा आपका क्या होता है, माइक्रोस्टेट होता है, ठीक है ना। माइक्रोस्टेट क्या होता है हम अभी आगे कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, बस अभी ये जान करके चलिए कि ये आपका क्या है, आपका माइक्रोस्टेट है जिसको हम स्टैटिस्टिकल पैरामीटर बोलते हैं, और ये आपका क्या है, आपका एंट्रोपी है जिसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिकल पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है ना। एक थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है और एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है। तो ये हो गया मैक्रोस्टेट, ये क्या हो गया, मैक्रोस्टेट, और ये आपका क्या हो गया, माइक्रोस्टेट, राइट। आई होप समझ में आया होगा, है ना, माइक्रोस्टेट। तो ये रिलेशन है। इसका एक और नाम है, यहां पर के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इसको मैक्सवेल, इसको बोलते हैं ऐसे, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। इसका एक और नाम है क्या, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, ठीक है ना। ये बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक थर्मोडायनामिकल पैरामीटर को एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर के साथ में रिलेट करता है। इसी का यूज करके हम बाकी सारे थर्मोडायनामिकल पैरामीटर का स्टैटिस्टिकल पैरामीटर के साथ में रिलेशन निकालेंगे, और देखेंगे कि जिस हिसाब से जैसे आपका वेरिएशन होता है थर्मोडायनामिकल पैरामीटर में, उसके अकॉर्डिंगली स्टैटिस्टिकल पैरामीटर क्या वेरिएशन देते हैं, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे, लिखेगा यहां पर एस आपका क्या है, वेर एस इज एंट्रोपी, वेर एस आपका जो है वो क्या है, एंट्रोपी, एंड ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा इसको बोलेंगे क्या, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसे बोले थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी का दूसरा नाम है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूरी की पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसी रिलेशन के सहारे चलती है। यही एक कनेक्टिंग मीडियम है थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बीच का, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है वो रिलेशन शो करता है दोनों के बीच में, दोनों पैरामीटर के बीच में, ठीक है ना। तो इसका यूज करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद उसमें से हम क्या करेंगे, जो आपका जो कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको यूज करके टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो सारा कुछ TVN सब कुछ हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्टेट, या माइक्रोस्टेट के वेरिएशन के साथ वेरिएशन का देखेंगे, माइक्रोस्टेट का वेरिएशन देखेंगे इनके टर्म्स में, किनके टर्म्स में, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनके टर्म्स में, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनके टर्म्स में, या केमिकल पोटेंशियल इनके टर्म्स में, ठीक है ना। इस कहने का मतलब केवल ये है शॉर्ट में, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर का वेरिएशन देखना है हमें, किसे, थर्मोडायनामिकल पैरामीटर के टर्म्स में, बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए एक एक सिस्टम लेते चले जाते हैं
और स्टडी करते चले जाते हैं, ठीक है ना। हर एक तरीके के सिस्टम को हम यहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो चलिए अलग अलग सिस्टम लेते हैं और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सिंगल रिलेशन है कैसा है, इसी के सारे आगे सारा काम हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, हेडिंग क्या डालिए, अच्छा लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर ओमेगा एनवी, मतलब इस माइक्रोस्टेट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें देखना है अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दो सिस्टम लेते हैं, हमारे पास दो सिस्टम है जो सेपरेटली क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सेपरेटली इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब यहां पर क्या है, ये देखो, ये एक सिस्टम है जिसमें दो पार्ट हैं, ये आपका क्या है A1 है और ये आपका क्या है सिस्टम A2 है। इसके जो मैक्रो स्टेट हैं, सिस्टम ए के जो मैक्रो स्टेट हैं N1 V1 E1 है, और A2 के जो मैक्रो स्टेट हैं वो क्या है आपके N2 V2 E2, N2 V2 E2, ठीक है ना। ये सिस्टम है आपका A1 और ये सिस्टम आपका क्या है A2। इसके मैक्रो स्टेट, ध्यान देना, मैक्रो बोला है मैंने, माइक्रो नहीं बोला है, ठीक है ना। मैक्रो स्टेट थर्मोडायनामिकल पैरामीटर N1 V1 E1 है और इसके कितने हैं N2 V2 E2 है। सेपरेटली ये जो है क्या है, सेपरेटली A1 आपका थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके सारे पार्टिकल जो है थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है और इसके सारे पार्टिकल जो है क्या है थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आपका क्या है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तीनों अपने साइड में थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आपके थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, और ये वाले अपने इस साइड में, अपने साइड में क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल, मतलब थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में ये सारे हैं, ठीक है ना। अब बीच में जो ये सेपरेटिंग वॉल है ये आपकी क्या है, नॉन कंडक्टिंग, इम्पेनिट्रेबल, ठीक है ना, और रिजिड, रिजिड नॉन कंडक्टिंग एंड इम्पेनिट्रेबल वॉल है। ये जो वॉल है बीच में वो आपकी क्या है, रिजिड नॉन कंडक्टिंग एंड इम्पेनिट्रेबल, या इम्परमिएबल भी बोल सकते हैं, इम्पेनिट्रेबल वॉल। ये आपका रिजिड नॉन कंडक्टिंग एंड इम्पेनिट्रेबल वॉल है। रिजिड है तो मतलब इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो यही बना रहेगा। अगर नॉन रिजिड होता तो ये क्या हो जाता, ऐसे बैलेंस हो करके आपका क्या हो जाता, ये मूव करके वॉल्यूम क्या हो सकता था, चेंज हो सकता था। नॉन कंडक्टिंग होने का मतलब क्या है, एनर्जी का एक दूसरे में क्या होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, और इम्पेनिट्रेबल का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं करेंगे, मतलब इधर वाले पार्टिकल इधर नहीं जा सकते, इधर वाले पार्टिकल इधर नहीं जा सकते, तो ये हमने लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पैरामीटर रिड्यूस करते चले जाएंगे और देखेंगे कि जब ये सिस्टम इसके साथ में क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, तो थर्मोडायनामिकल पैरामीटर के साथ साथ में स्टैटिस्टिकल पैरामीटर यानी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो यहां अगर आप चाहें तो दो लाइन लिख सकते हैं, यहां पे लिखेगा कंसीडर टू सिस्टम्स A1 and A2, consider two systems capital A1 and capital A2 which are separately in equilibrium, which are separately in equilibrium. Consider two systems capital A1 and capital A2 which are separately in equilibrium, which are separately in equilibrium, where nature of separation of the wall, where nature of separation of the wall, where nature of the separation of the wall is, where nature of the separation of the wall is non-conducting, non-conducting, rigid and impenetrable. When nature of separation of the wall is rigid, non-conducting and impenetrable. Rigid, non-conducting and impenetrable. ठीक है ना। ये तो बात हो गई किसकी, मैक्रोस्टेट की। अब हम इनके करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट क्या मानते हैं, लिखिए यहां पर नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, लेट द मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम, let the macro, M-A-C-R-O, let the macro state of the system, let the macro state of the system capital A1,
let the macro state of the system capital A1 be represented by क्या N1 V1 E1. Macro state of the system is represented by N1 V1 E1 and corresponding microstate of the system and corresponding ऐसे लिखिए and corresponding number of microstate is represented by omega 1 N1 V1 E1. ओमेगा 1 ऐसे लिखिए ऐसे या ओमेगा N1 V1 E1 करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, चलो 1 ही लगा लो पहले सिस्टम का, तो ओमेगा 1 N1 V1 E1, ठीक है ना। तो ये मैक्रोस्टेट है और ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट है, ठीक है ना। ओके, तो मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट होगा। ऐसे ही क्या करेंगे, सेकंड सिस्टम का लिखेंगे, तो नेक्स्ट लाइन लिखेगा लेट द macro state of the system A2 let the macro state of the system A2 which is represented by N2 V2 E2 macro state of the system A2 which is represented by N2 V2 E2 and the corresponding number of microstate is represented by omega 2 N2 V2 E2 omega 2 N2 V2 E2। तो दो सिस्टम है जिनके मैक्रोस्टेट क्या है, N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है V1 वॉल्यूम में E1 एनर्जी के, यहां पर क्या है N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है V2 वॉल्यूम में और E2 एनर्जी के। ये आपके क्या हो गए, मैक्रोस्कोपिक यानी थर्मोडायनामिकल पैरामीटर होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अभी क्या होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, इसी में आगे हम पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो कि ये माइक्रोस्टेट है। तो इनके करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट आपके क्या है, ओमेगा 1 विच इज द फंक्शन ऑफ N1 V1 E1 एंड दिस इज ओमेगा 2 विच इज द फंक्शन ऑफ N2 V2 एंड E2, ठीक है ना। तो ये मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट हो गए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो इनका जो कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट है ना, ये वॉल आपकी क्या है, रिजिड है, नॉन कंडक्टिंग है और इम्पेनिट्रेबल। अब हम इस वॉल को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसी, बोला था ना मैंने कि ये सारे कंस्ट्रेंट है, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार ये वाला कंस्ट्रेंट हटाएंगे, एक बार ये वाला कंस्ट्रेंट हटाएंगे और एक बार ये वाला कंस्ट्रेंट हटाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम ये जो सेपरेटिंग वॉल है इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे नॉन रिजिड, नॉन कंडक्टिंग एंड इम्पेनिट्रेबल से, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक पैरामीटर, आप चाहो नॉन कंडक्टिंग को कंडक्टिंग ले लो। हमें 3 केसेस यहां पर लेने हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लेते हैं पहला केस लेते हैं, चलिए जरा सा हम पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। हम क्या करेंगे, सिस्टम को इंटरैक्ट कराना है, तो हमने कोई भी ले लो, चाहे पहले नॉन रिजिड ले लो, चाहे पहले कंडक्टिंग ले लो, चाहे पेनिट्रेबल ले लो, ठीक है ना। इसका उल्टा लेना होगा ना, तभी तो। अभी तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बीच में पार्टीशन ऐसा है, एक दूसरे से सिस्टम इंटरैक्ट नहीं करते हैं। ये अपना थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ये आपका अपना थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है। अब जब हम इनको इंटरैक्ट कराना, तो ये कंस्ट्रेंट एक एक करके हटाने होंगे। तो पहले चलिए हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट, पहला हम क्या करते हैं, वॉल को रिप्लेस करते हैं और सिस्टम को इंटरैक्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो पहला लिखिए केस फर्स्ट, नाउ ब्रिंग दीज 2 systems A1 and A2, now bring these 2 systems capital A1 and capital A2 by thermal contact हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को थर्मल कांटेक्ट में लेकर के आ रहे हैं। तो थर्मल कांटेक्ट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, थर्मल कांटेक्ट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वॉल को रिप्लेस करना होगा कंडक्टिंग वॉल से, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिएगा बाय रिप्लेसिंग द वॉल को रिप्लेस करें, और वॉल जो अब रिप्लेस करने के बाद आ रही है वो क्या है आपकी
रिजिड कॉमा कंडक्टिंग एंड इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल, ठीक है ना। तो ये रिप्लेस्ड वॉल है। तो तीन कंस्ट्रेंट थे, रिजिड था, नॉन कंडक्टिंग था, इम्पेनिट्रेबल था। हमने एक कंस्ट्रेंट रिमूव कर दिया। हमने क्या किया, रिजिड को रिजिड रखा, बस नॉन कंडक्टिंग को क्या कर दिया, कंडक्टिंग किया, तभी तो थर्मल कांटेक्ट में आएंगे। एंड इम्पेनिट्रेबल था तो इम्पेनिट्रेबल है। मतलब क्या होगा यहां पर, ना तो N1 में कोई चेंजेस आएंगे, N1 N2 में कोई यहां पर इंटरचेंज होगा, ना V1 V2 में कोई इंटरचेंज होगा। यहां पर केवल किस में इंटरचेंज होगा, E1 E2 में होगा, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, कंडक्टिंग वॉल से रिप्लेस किया इसको। मतलब बाकी दोनों कंस्ट्रेंट एज इट इज हैं, केवल नॉन कंडक्टिंग को क्या कर दिया है, कंडक्टिंग कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी वॉल क्या है आपकी, कंडक्टिंग है। नाउ नाउ आपकी वॉल क्या है, रिजिड कंडक्टिंग एंड इम्पेनिट्रेबल। इस कंडीशन में आपकी वॉल क्या है, रिजिड कंडक्टिंग एंड इम्पेनिट्रेबल है। तो देखिए जरा सा, अगर हम यहां पर क्या करते हैं, इसको कंडक्टिंग वॉल से रिप्लेस करते हैं, तो ये दोनों सिस्टम का क्या होंगे, इंटरैक्ट करेंगे। तो क्या होगा यहां पर, क्या चेंज आएगा आपका, क्या होगा, बिफोर ये आपका क्या होगा, थर्मल कांटेक्ट होने की वजह से ये सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा A1 और A2 क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दैट मींस E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E0 विच इज इक्वल टू E1 बार प्लस E2 बार। क्या हो जाएगा आपका, बिफोर इंटरेक्शन एनर्जी आपकी E1 थी, आफ्टर इंटरेक्शन सॉरी बिफोर इंटरेक्शन A2 की एनर्जी E2 थी। जब ये दोनों क्या होंगे, कंडक्टिंग वॉल से रिप्लेस होगा, तो दोनों सिस्टम क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आएंगे तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा सिस्टम। एनर्जी इसकी मान लो फिक्स हो गई, कितना, E0, ये आपके क्या है, कांस्टेंट एनर्जी है। और आफ्टर इक्विलिब्रियम मान लो दोनों की एनर्जी कितनी हो गई, आफ्टर इक्विलिब्रियम दोनों की एनर्जी यहां पर कितनी हो गई, एक की एनर्जी हो गई E1 बार और दूसरे की एनर्जी कितनी हो गई, E2 बार, ठीक है ना। ये चेंज आएगा अगर हम क्या करेंगे, इसको नॉन कंडक्टिंग से रिप्लेस करके कंडक्टिंग में करेंगे, तो ठीक है ना। ये E0 क्या है, इक्विलिब्रियम एनर्जी है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, आफ्टर इक्विलिब्रियम A1 और A2 की एनर्जी है। ये क्या है, बिफोर एनर्जी है, बिफोर इंटरेक्शन एनर्जी है सिस्टम किसके, A1 और A2 की, ठीक है ना। तो आफ्टर इंटरेक्टिंग, यहां पर लिखेगा आफ्टर इंटरेक्टिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यहां पर लिख सकते हो, आफ्टर इंटरेक्टिंग after interacting energy of the system is in equilibrium, energy of the system is in equilibrium। तो ये इक्विलिब्रियम में हमने कर दिया, इसको एनर्जी इक्विलिब्रियम में आ गई। ये पहले एनर्जी थी इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये इतना आ गया। अब हम क्या करें, यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेयर E1 बार एंड E2 बार आर द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली, वेयर कैपिटल E1 बार एंड E2 बार द वेयर कैपिटल E1 बार एंड कैपिटल E2 बार आर द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम कैपिटल A1 एंड कैपिटल A2 आफ्टर इक्विलिब्रियम। ये क्या है आपकी, A1 की ये इक्विलिब्रियम के बाद एनर्जी है, और ये क्या है, E2 की इक्विलिब्रियम के बाद एनर्जी है, ठीक है ना। where E1 and E2 are the energies of the system after equilibrium, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ कंपोजिट सिस्टम, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द कंपोजिट सिस्टम कितना हो जाएगा बताइए। पहले क्या था आपका, मान लो सेपरेटली इसका कितना था, ओमेगा 1 था, उसका कितना था, ओमेगा 2 था। तो नेट सिस्टम का जो मतलब आपका इक्विलिब्रियम में आएगा सिस्टम, तब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने हो जाएंगे, ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू कितना, ओमेगा 2, इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। जो ओमेगा है यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा किसका किसका फंक्शन है, ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ एन वी एंड ई, ओमेगा 1 इज द फंक्शन ऑफ n1 v1 e1 एंड ओमेगा 2 इज द फंक्शन ऑफ n2 v2 e2, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है। ये क्या है, पूरे सिस्टम का माइक्रोस्टेट है जब आपका इक्विलिब्रियम में आया है, और ये क्या है आपके सिस्टम A1 का है ये सेपरेटली, और ये A2 का माइक्रोस्टेट है सेपरेटली, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था क्या, बोल्ट्जमैन, आपका बोल्ट्जमैन रिलेशन पढ़ा था, S इज इक्वल टू K ln ओमेगा। तो अगर हम क्या करें यहां पर वही बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो आपका थर्मोडायनामिकल रिलेशन है, बोल्ट्जमैन रिलेशन है,
उसको हम क्या करें यहां पर यूज करें, स्टैटिक थर्मोडायनामिकल कनेक्शन रिलेशन जो है उसको हम यहां पर क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिएगा सिंस वी नो दैट क्या है S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा। एस आपका कितना होता है के एल एन ओमेगा का के एल एन ओमेगा के बराबर हो जाता है। तो अगर हम क्या करें, ये आपका क्या है, मान लो इक्विलिब्रियम में है, तो आपको इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा हुआ सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो एंट्रोपी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो अगर आपका ये आपका मिनिमम है एंट्रोपी, तो आपका के एल एन ओमेगा भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो चलिए जरा सा यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं और यहां पर ओमेगा के टर्म्स में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जरा सा देखते हैं। चलिए ठीक है ना। तो आपका क्या होता है के एल एन ओमेगा के बराबर होता है एस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिंस इन इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, एंट्रोपी इज मिनिमम। आपका एंट्रोपी चूंकि क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, एंट्रोपी मिनिमम होता है। तो एंट्रोपी मिनिमम होने की वजह से यहां पर क्या होगा, सिंस एस इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा, एंट्रोपी मिनिमम है इसीलिए आपका क्या होगा, ओमेगा भी मिनिमम होगा, ठीक है ना। एस इज मिनिमम, देयरफॉर सो ओमेगा इज ऑल्सो मिनिमम, ओमेगा इज ऑल्सो मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका ओमेगा भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो चलिए जरा सा चेंज आपका यहां पर क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, चेंज तो केवल इवन में आएगा, इनटू कितना, ओमेगा 2 E2, ठीक है ना। क्योंकि आपका सिस्टम क्या है, केवल एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है क्योंकि कंडक्टिंग वॉल से ही रिप्लेस हुआ है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मिनिमम है तो हमें क्या लगाना होगा, वही क्या करना होगा, बोलिए, मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीमम वाली कंडीशन। तो क्या करें यहां पर हम डेल ओमेगा अपॉन डेल इवन, या इसको आप ओमेगा भी रख सकते हो क्योंकि ये क्या होगा, दोनों का ही फंक्शन होगा। तो अब इसको क्या करो, डेल ओमेगा अपॉन डेल इवन करो और उसके बाद क्या कर दो, क्योंकि मिनिमम है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर एक्सट्रीमम वाली कंडीशन लगाएंगे। सो यहां पर क्या हो जाएगा, सो डेल ओमेगा अपॉन डेल इवन इज इक्वल टू 0 विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए जरा सा। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वाला हिसाब किताब लेकर के चलेंगे यहां पर। दैट इंप्लाइज दैट, यहां पर क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज दैट डेल ओमेगा 1 E1 अपॉन डेल E1 एट E1 इज इक्वल टू कितना, E1 बार इनटू कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा 2 E2 पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 E1 इंटू कितना हो जाएगा आपका, डेल ओमेगा E2 अपॉन डेल E1, ये होगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना हो, चुकी ये तो क्या है, किसका फंक्शन है, E2 का है, और डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में करना चाहते हैं, E1 के टर्म्स में करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर E2 को E1 के टर्म्स में यहां पर हम लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जरा सा इसको हम क्या करते हैं, E2 को E1 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें क्या हो जाए, डेल अपॉन डेल E1 की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पहले क्या लिखा हुआ था, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E0, हमने क्या लिखा हुआ था, सिंस E1 प्लस E2 इज इक्वल टू कितना, E0 विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू E1 बार प्लस E2 बार, लिखा था कि नहीं लिखा था। तो यहां से अगर हम यहां पर E2 को लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज दैट E2 इज इक्वल टू E0 माइनस
E1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इस E2 की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे और इसको क्या करेंगे, फर्दर आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो इसको थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई करके लिखो। देखो देखो कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू डेल ओमेगा 1 E1 अपॉन डेल E1 एट E1 इज इक्वल टू E1 बार इंटू ओमेगा 2 E2 प्लस ओमेगा 1 E1। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल ओमेगा 2 E2, डेल ओमेगा 2 E2 अपॉन डेल E2 इंटू डेल E2 अपॉन कितना, डेल E1। ये लिख सकते हैं एट E2 इज इक्वल टू E2 बार, E2 बाई E1 ये लिख सकते हैं। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, E2 को E1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो माइक्रोस्टेट का एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था और ये क्या है, एनर्जी का एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो माइक्रोस्टेट का एनर्जी के साथ में डिफरेंशिएशन करना आपका टफ होगा, जबकि एनर्जी का एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये तो सिंपली डेरिवेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना? तो सिंस यहां पर लिख सकते हैं क्या, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E0। सो कितना हो जाएगा यहां पर, E2 इज इक्वल टू, that implies that E2 is equals to E0 minus E1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रखेंगे और बताइए जरा सा E1 के रिस्पेक्ट में होगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस टोटल इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू कितना, -1 आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और दिस इज इक्वल टू कितना बना हुआ है, 0 बना हुआ है, ठीक है ना? तो चलिए जरा यहां पर हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो रखिए जरा सा, क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, रख करके देखिए क्या रिलेशन निकल करके आता है, ठीक है ना? तो चलिए जरा सा यहां पर देखते हैं कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डेल ओमेगा 1 E1 अपॉन डेल E1 एट E1 इज इक्वल टू कितना, E1 बार इंटू ओमेगा 2 E2 विच इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वहां पर माइनस आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, माइनस ओमेगा 1 E1 डेल ओमेगा 2 E2 अपॉन डेल E2 एट E2 इज इक्वल टू E2 बार विच इज इक्वल टू कितना, 0। तो इसको आप RHS साइड में लेकर के जा सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू डेल ओमेगा 1 E1 अपॉन डेल E1, ठीक है ना? तो ओमेगा 1 वाले एक यहां पर लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा यहां पर कितना, ओमेगा 2 E2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये RHS साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा 1 E1 डेल ओमेगा 2 E2 अपॉन डेल E2। अब ओमेगा 1 वाले एक साइड कर लो, ये जाएगा डिवाइड में चला जाएगा इधर और ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा 1 डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल E1, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा 2 डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल E2 हो जाएगा, ठीक है ना? एट ये आपका क्या है, E1 इज इक्वल टू E1 बार एट E1 इज इक्वल टू E1 बार, मतलब इक्विलिब्रियम में, और ये क्या होगा, एट E2 इज इक्वल टू कितना, E2 बार। समझ में आया? तो चलिए जरा सा इसको और आगे लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 upon omega 1 as the function of E1 into del omega 1 E1 upon del E1 at E1 is equals to E1 bar, which is equals to 1 upon omega 2 as the function of E2 into del omega 2 E2 upon del E2 at E2 is equals to कितना, E2 बार। ये आ जाएगा, ठीक है? ओके, कुछ और इसको लिख सकते हैं, बताइए जरा सा, कुछ और लिख सकते हैं, आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है, इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं इसको? इसको log ओमेगा 1 नहीं लिख सकते, log ओमेगा 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 log x का 1 अपॉन x हो जाएगा इंटू डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल E1, और ये भी कितना हो जाएगा, log x का 1 अपॉन x और डेल ओमेगा 2 अपॉन E2 हो जाएगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू डेल
ln ओमेगा 1 E1 अपॉन del E1 at E1 is equals to E1 bar which is equals to, इसको भी वही लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा del ln ओमेगा 2 E2 at अपॉन del E2 at E2 is equals to कितना E2 बार। ठीक है ना, बस सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये इतना आया हमारे पास, ठीक है ना, ये इतना हमें मिला है। अब आपको पता है S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा होता है, तो बोथ साइड अगर हम के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा S1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा S2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई के से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू डेल के कांस्टेंट अंदर ले सकते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन के, तो के एल एन ओमेगा 1 E1 अपॉन डेल E1 which is equals to at E1 is equals to E1 bar which is equals to del k ln omega 2 E2 upon del E2 at E2 is equals to कितना E2 bar। तो ये क्या है आपका S1 है और ये आपका कितना है S2, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू del S1 upon del E1 at E1 is equals to E1 bar which is equals to del S2 upon del E2 at E2 is equals to कितना E2 बार। ये आपको फाइनली हमें यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर S1 और S2 क्या है, सेपरेट एंट्रोपीज हैं सिस्टम A1 और A2 की। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा E1 is equals to E1 बार मतलब इक्विलिब्रियम में, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी S1 with respect to E1 at E1 is equals to E1 bar. This is the rate of change of entropy S2 with respect to A2 at E2 is equals to कितना E2 bar। ये आपको देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका आया। अब क्या करें बताइए जरा सा, क्या हो जाएगा बताइए, कुछ बोलिए जरा। एंट्रोपीज का रेट क्या है यहां पर, सेम है। ठीक है ना, ओके, तो क्या लिखे, बोलिए क्या लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि रेट आपका क्या है सेम है, तो एस को हम मतलब यहां से कुछ रिजल्ट निकालना चाहें थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स के टर्म्स में, तो क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, मतलब क्या सेम आएगा। एंट्रोपीज आपकी क्या है जो है रेट इनका मतलब क्या है सेम है आफ्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो बताइए जरा सा क्या चेंज आएगा। आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है तो कुछ बोल सकते हैं ना इसके बारे में, क्या बोल सकते हैं इनके बारे में, मतलब यहां से आपको देख करके क्या पता चल रहा है, यहां से देख करके हमें यह पता चल रहा है अगर आपका टेम्परेचर जो है आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या है T1 बार और T2 बार है, भाई बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन KT होता है ना, बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन KT। तो अगर मान लो आपका कंडक्टिंग वॉल है तो आपका क्या होगा, पहले टेम्परेचर मान लो कुछ था, बाद में टेम्परेचर कुछ था, मतलब मान लो पहले T1 था बाद में T2 था, आफ्टर इक्विलिब्रियम कितना हो गया T1 बार हो गया, दूसरे वाले का T2 बार हो गया। तो यहां पर टेम्परेचर के से कुछ रिलेशन निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा जरा से सोच करके बताइए, देखिए और बताइए। ठीक है, तो ये आपका हमें इसको थर्मोडायनामिक्स के साथ में रिलेट करना है। ठीक है ना, आपको पता होगा आपने एक पढ़ा हुआ फॉर्मूला कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें क्या लिखते हैं आप DQ, क्या लिखते हो DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW लिखते हो ना, DW, क्योंकि वहां पर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, तो वहां पर आपका एक टर्म छोड़ दिया जाता है, क्या है म्यू DN। ठीक है ना, वैसे इसको भी ले लेना चाहिए। ठीक है ना, कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है। ठीक है ना, ये कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम इतना लिख सकते हैं। DQ को कितना लिख सकते हैं आप, TDS लिख सकते हैं बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये कितना हो जाएगा TDS इज इक्वल टू DU, यहां पर U एनर्जी है तो हम बेटर होगा कि इसको इसी के टर्म्स में लिखें, तो मैं इसको E लिख रहा हूं DE। ठीक है ना, तो TDS इज इक्वल टू कितना DE प्लस DW को हम कितना लिख सकते हैं PDV लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू PDV प्लस ये आपका कितना हो जाएगा म्यू DN हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये इतना होता है, क्योंकि अभी हमने जो है जो हमारी वॉल थी, ये वाली वॉल थी, ये आपकी क्या थी, आपकी कंडक्टिंग थी, कंडक्टिंग थी,
क्या थी, नॉन रिजिड थी, सॉरी कंडक्टिंग थी, रिजिड थी, और क्या थी, इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल थी। तो अब देखो, अगर आपकी रिजिड होगी तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, नहीं चेंज आएगा, तो डीवी कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इम्पेनिट्रेबल है तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के रीजन में इंटरचेंज होंगे, नहीं होंगे, तो ये आपका डीएनबी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिलेगा, टीडीएस इज इक्वल टू कितना, डीई। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, डेल एस अपॉन डेल ई की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देख सकते हैं कि अगर हम इसको फुल डेरिवेटिव, चूंकि हमने यहां पर क्या लिया हुआ, कंस्टेंट लिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डेल एस अपॉन डेल ई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर बोलेंगे डेल एस वन अपॉन डेल ई वन को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी वन लिख सकते हैं, और डेल एस टू अपॉन डेल ई टू को हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी टू लिख सकते हैं। तो मतलब ये हमें क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि आपका जो रेशियो होगा 1 अपॉन टी वन, वो बराबर होगा किसके, 1 अपॉन टी टू के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कितना, इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी वन, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ, एट इक्विलिब्रियम बोला है ना, तो टी1 को हमने क्या बोल दिया, यहां पर ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख लो, E1 एट E1 इज इक्वल टू E1 बार, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन T2 एट E2 इज इक्वल टू कितना, E2 बार। या फिर इसको कितना लिख सकते हो, E1 बार, हमने ये माना था ना, इनिशियली टेम्परेचर आपका कितना था, T1 था, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का कितना था, T2 था, इक्विलिब्रियम के बाद मान लो कितना हो गया, T0 हो गया, सेपरेटली इसका T1 बार हो गया, और इसका कितना हो गया, सेकंड वाले का कितना हो गया, T2 बार हो गया। ये हम ऐसे लेट करके चलते हैं, ठीक है ना। तो एट E1 इज इक्वल टू E1 बार, मतलब इक्विलिब्रियम में पहले वाले सिस्टम का टेम्परेचर कितना था, T1 बार था, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन T1 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना, T2 बार। या फिर हम इसको कितना लिख सकते हैं, T1 बार इज इक्वल टू कितना, T2 बार। मतलब अगर हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग वॉल से रिप्लेस करेंगे उस दोनों सिस्टम को इंटरैक्ट कराएंगे बाय कंडक्टिंग वॉल, तो क्या होगा, दोनों ही रीजन का टेम्परेचर आपका क्या होगा, सेम होगा, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि यही आपका क्या करता है, थर्मोडायनेमिक्स भी बोलता है, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, T1 बार इज इक्वल टू कितना, T2 बार मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, अब वो सारे के सारे पैरामीटर भी सेम होंगे, क्योंकि दोनों रीजन T1 बार इज इक्वल टू T2 बार, तो हम वो सारे पैरामीटर चेंज होंगे जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। जैसे यहां पर एक पैरामीटर है जो डिपेंड करता है बीटा, बीटा कितना होता है आपको पता है, सिंस वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू कितना, सिंस वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन KT, के तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T कितना है आपका, टेम्परेचर है। तो अगर चूंकि T1 बार इज इक्वल टू T2 बार, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि आप बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2, चूंकि आफ्टर इक्विलिब्रियम की बात हो रही, तो बीटा 1 बार इज इक्वल टू कितना, बीटा 2 बार आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। सो थर्मल इक्विलिब्रियम आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, दोनों सिस्टम को कंडक्टिंग वॉल से बीच, दोनों सिस्टम को इंटरैक्ट कराएंगे बाय कैसे, कंडक्टिंग वॉल। तो यहां की हमारी फाइंडिंग क्या है कि अगर हम दो सिस्टम लेते हैं जिनके मैक्रो स्टेट क्या है, N1 V1 E1 और N2 V2 E2, और उनको हम क्या करते हैं, इंटरैक्ट कराते हैं वाया कंडक्टिंग वॉल, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है ना। और उनका बीटा क्या हो जाएगा, दोनों रीजन का बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सो फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, यहां की फाइंडिंग क्या है, सो फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम वॉल मस्ट बी कंडक्टिंग, सो फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम wall must be conducting। तो यहां से आपको क्या मिल गया, थर्मल इक्विलिब्रियम मिल गया, ठीक है ना। तो ठीक है, ये आपकी फाइंडिंग हो गई। एक ये, दिस इज इक्वेशन स्टार एंड दिस इज इक्वेशन क्या, डबल स्टार, ये दोनों फाइंडिंग हो गई आपकी, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, चलिए जरा सा सेकंड केस लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब कंडक्टिंग एक बार कर दिया है ना, तो कंडक्टिंग तो रखेंगे, दूसरा बैरियर रिमूव करेंगे, दूसरा आपका जो कंस्टेंट है उसको रिमूव करेंगे। दूसरा क्या है, चाहे वो हम क्या करें, कंडक्टिंग को नॉन कंडक्टिंग कर दें, ये तो है ही, साथ के साथ अब क्या करें, रिजिड को चाहे नॉन रिजिड कर दें, या फिर क्या करें, इनपेनिट्रेबल को पेनिट्रेबल कर दें। तो चलिए सेकंड केस हम लिखते हैं यहां पर। ये तो पहला केस समझ में आया आपको, दो सिस्टम को अगर हम इंटरैक्ट करवाते हैं बाय कंडक्टिंग वॉल, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, सॉरी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा, और बीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, केस सेकंड लिखते हैं, और केस सेकंड में देखते हैं हमें क्या मिलता है।
ऐसे ही एक एक इक्विलिब्रियम आता चला जाएगा तीनों केस में। एक में आपका टेम्परेचर सेम आया है, एक में कोई और नेक्स्ट पैरामीटर सेम आएगा, डिपेंड करेगा हमने क्या कौन सा बैरियर रिमूव किया है, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट यहां पर लेते हैं सेकंड केस। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। केस सेकंड लिखिएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर कंडक्टिंग तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ के साथ अभी हम क्या करते हैं, रिजिडिटी इसकी रिमूव करते हैं, मतलब इसको हम क्या बनाते हैं, नॉन रिजिड बनाते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम क्या करेंगे, चेंज हम करेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए लिखिए नाउ ब्रिंग द सिस्टम इन कॉन्टैक्ट, नाउ ब्रिंग द सिस्टम इन कॉन्टैक्ट बाय रिप्लेसिंग, नाउ ब्रिंग द सिस्टम इन कॉन्टैक्ट by replacing the separating wall, by replacing the separating wall, by replacing the separating wall non-rigid and conducting, by replacing the separating wall non-rigid and conducting, non-rigid and conducting। अभी वॉल क्या होगी, पहले क्या थी, केवल कंडक्टिंग थी, अभी दूसरा भी बैरियर रिमूव हो गया, नॉन रिजिड हो गया और कंडक्टिंग हो गया। मतलब आपके जो ये आपके सिस्टम थे A1 और A2, ये जो सेपरेटिंग वॉल थी अभी तक क्या थी, अभी सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि ये वाला तो पहले ले ही चुके हैं, एनर्जी वाला तो पहले कंसीडर कर ही चुके हैं, अब हम किस पर फोकस करेंगे, इस वाले पर फोकस करेंगे कि आपका नॉन रिजिड सॉरी हाँ, अगर आपका सिस्टम नॉन रिजिड होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर ये सिस्टम आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा तो क्या होगा, देखिए जब आपका नॉन रिजिड सिस्टम होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, यहां पर हम कितना लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1v1 इंटू ओमेगा 2v2, जैसे उसमें लिखा था सेम वैसे ही, ठीक है ना, ओमेगा 2v2 ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, चूंकि हमने बोला कि आपका क्या होगा यहां पर इक्विलिब्रियम में वॉल्यूम भी क्या होगा, मिनिमम होगा, कंडीशन वही मिनिमम वाली कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी मिनिमम हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल वी इज इक्वल टू 0, डेल ओमेगा अपॉन डेल वी इज इक्वल टू 0, या फिर हम अगर 1 के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हैं तो क्या होगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल v1 इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है ना। तो यहां पर हम कितना लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज दैट, इधर ले लो, कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल v1 एट v1 इज इक्वल टू v1 बार इंटू ओमेगा 2, चाहो तो इसको फंक्शन ऑफ v1 v2 लिखो, चाहो तो ना लिखो, आपके ऊपर है,
ठीक है ना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये v1 का फंक्शन है, ऊपर हमने लिख ही दिया है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल v1, ये हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ओमेगा 2 है, चूंकि ये v2 का फंक्शन है तो इसको v2 के टर्म्स में लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल v1 एट v1 इज इक्वल टू v1 बार इंटू ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल v2 एट v2 इज इक्वल टू v2 बार इंटू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेल v2 अपॉन डेल v1, डेल v2 अपॉन डेल v1, ठीक है। अब यहां पर देखो कितना है, v2 को v1 के टर्म्स में लिखोगे तो v0 माइनस v1 आ जाएगा, वहां पर रखोगे और उसके बाद v0 माइनस v1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना दे देगा, बोलो, ये टर्म कितना दे देगा, -1 दे देगा, विच इज इक्वल टू कितना, 0। तो इसकी वैल्यू यहां पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बस एक एक इक्विलिब्रियम आता चला जाता है, ठीक है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक इक्विलिब्रियम आता आपका चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिख डालेंगे यहां पर, कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कितना होगा, डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल v1 एट v1 इज इक्वल टू v1 बार इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल v2 एट v2 इज इक्वल टू v2 बार इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। उस साइड भेज दो उसको, कितना हो जाएगा, इसको आरएचएस में भेज दो, कितना हो जाएगा, डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल v1 एट v1 इज इक्वल टू v1 बार इंटू ओमेगा 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा 1 डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल v2 एट v2 इज इक्वल टू कितना, v2 बार। अब ओमेगा 1 वाले एक साइड कर लो, ओमेगा 2 वाले एक साइड कर लो, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा 1 डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल v1 एट v1 इज इक्वल टू v1 बार विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 2 डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल v2 एट v2 इज इक्वल टू कितना, v2 बार, ये हो गया, ठीक है। अब ये फिर से आपका एक नया कोई वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा, क्या वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा आपको मैं बता देता हूं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको आप कितना लिख सकते हो, बोलिए, इसको कितना लिख सकते हो आप, डेल ओमेगा अपॉन डेल वी को आप क्या कितना लिख सकते हो, ईटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, ईटा लिख सकते हो, ये आपका कितना हो जाएगा, ईटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, लॉग ओमेगा, इसको कितना लिख सकते हैं, लॉग ओमेगा ईटा 1 अपॉन डेल v1, कितना हो जाएगा, डेल लॉग ओमेगा 1 अपॉन डेल v1 एट v1 इज इक्वल टू v1 बार इज इक्वल टू डेल लॉग ओमेगा 2 अपॉन डेल v2 एट v2 इज इक्वल टू v2 बार। तो जैसे वो क्या था आपका, बीटा था, मतलब यहां से ये जो आएगा ये आपका कितना आ जाएगा, ईटा आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे वहां पर कितना था, 1 अपॉन मतलब डेल एस अपॉन डेल ई आपका कितना था, 1 अपॉन टी था, जो कि 1 अपॉन बीटा जो होता है, जो बीटा होता है 1 अपॉन के टी होता, तो उसको हमने बीटा 1 बीटा 2 कर दिया था। यहां पर इसको हम कितना लिख सकते हैं, ईटा, यहां पर हम लेट कर लेंगे, यहां पर लिख सकते हैं लेट ईटा इज इक्वल टू डेल एल एन ओमेगा अपॉन डेल वी, ठीक है ना। ये हमने क्या किया है, एक पैरामीटर लेट किया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका ईटा 1 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, ईटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका, ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2। फिर उसके बाद हम इसको बाद में क्या करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, इनको थर्मोडायनामिकल पैरामीटर के टर्म्स में फिर से लिख लेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, दैट इंप्लाइज दैट, यहां से कितना आ जाएगा, ईटा 1 बार इज इक्वल टू ईटा 1 बार इज इक्वल टू कितना, ईटा 2 बार, ठीक है ना। ये हमारी फाइंडिंग आई, ठीक है। तो ईटा 1 बार इज इक्वल टू कितना हो गया, ईटा 2 बार हो गया। अब क्या करें,
अब क्या करें, ईटा तो हमारा बराबर आ गया, ठीक है ना। अब ये जो ईटा है ना, ये क्या है, मतलब हमने मान तो लिया है ये ईटा, लेकिन ये ईटा है क्या, ठीक है। तो अगर हम इसको एस का वी के रिस्पेक्ट में रिलेशन देखें तो फिर से वही पुरानी वाली इक्वेशन लेकर के चलेंगे। क्या हो जाएगा बताइए, सिंस टी डी एस इज इक्वल टू डीई प्लस पी डी वी प्लस क्या म्यू डी एन, ये होता है। अब देखिए, अब हमें किसमें वेरिएशन लेना है, एस का वी के साथ में रिलेशन लेना है। तो अगर हम क्या कर लें, ये तो ऑलरेडी बराबर हो चुका है और ये तो बराबर होगा नहीं, तो ये तो डीएन आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू पी डी वी, तो यहां से डी एस अपॉन, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल वी इज इक्वल टू कितना, पी बाई टी। यहां से हम कितना लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल वी विच इज इक्वल टू पी बाई टी, जिसको हमने एस आपका लॉग ओमेगा होता ही है, मतलब एस की जगह पर कितना लिख सकते हैं, लॉग ओमेगा अपॉन डेल लॉग ओमेगा अपॉन डेल वी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ईटा कितना है आपका, ईटा, ठीक है ना, ये क्वांटिटी के बराबर है। ये कितना हो जाएगा, यहां से के से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल एस अपॉन डेल वी, ये हो जाएगा ईटा, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, ईटा 1 बार इज इक्वल टू ईटा 2 बार, इसका मतलब क्या है, P1 बार अपॉन T1 बार इज इक्वल टू P2 बार अपॉन T2 बार हो जाएगा, ठीक है ना। इस रिलेशन से हम इसको कितना लिख सकते हैं, P1 बार अपॉन T1 बार इज इक्वल टू P2 बार अपॉन T2 बार, ठीक है ना। ओके, तो यही रिलेशन यूज करके हम यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा सा देखिए, ठीक है। तो फाइंडिंग हमारी क्या है, हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया हुआ था ईटा इज इक्वल टू डेल लॉग ओमेगा अपॉन डेल वी, ठीक है ना। और हमें मिला क्या, यहां पर मिला क्या मिला, डेल एस अपॉन डेल वी इज इक्वल टू पी बाई टी, ठीक है ना। इसको अगर के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वी, के तो कांस्टेंट, यहां पर 1 अपॉन के भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब यहां से हम कितना लिख सकते हैं, हमने लिखा हुआ था सिंस, हमने क्या लिखा हुआ था, सिंस ईटा 1 बार इज इक्वल टू कितना, ईटा 2 बार, तो ये वाला रिलेशन यूज करो तो कितना लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज दैट P1 बार अपॉन T1 बार इज इक्वल टू P2 बार अपॉन कितना, T2 बार, ठीक है ना। P1 बार अपॉन T1 बार इज इक्वल टू कितना, P2 बार अपॉन T2 बार। चूंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की होने की वजह से T1 बार T2 बार के बराबर है ही, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका P1 बार इज इक्वल टू P2 बार हो जाएगा, सिंस ड्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम, कंडक्टिंग वॉल है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, T1 बार इज इक्वल टू T2 बार, देयरफॉर P1 बार इज इक्वल टू P2 बार। मतलब क्या होगा, दोनों ही रीजन में प्रेशर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर सेकंड वाले केस की फाइंडिंग क्या है कि दोनों रीजन में प्रेशर क्या आएंगे, सेम आएंगे। पहले वाले में क्या पता चला कि सिस्टम को अगर आप कंडक्टिंग वॉल से रिप्लेस करोगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बार हमने जब क्या किया, अगर हमने क्या किया, नॉन रिजिड किया सिस्टम को, जिसमें आपकी वॉल मूव कर सकती है, तो उस केस में हमें क्या पता चला कि दोनों रीजन का क्या होगा, प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखिएगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। पहले वाले में थर्मल इक्विलिब्रियम आया था, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं किसकी तरफ, थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस अब लास्ट बचा हुआ है, इम्पेनिट्रेबल वॉल को हम रिप्लेस करेंगे किससे, पेनिट्रेबल वॉल से, ठीक है ना। तो केस थर्ड पर चलते हैं। केस थर्ड आपका क्या है, देखिएगा जरा, केस थर्ड, केस थर्ड क्या है, नाउ लिखिएगा, नाउ क्या करेंगे, रिप्लेस द सेपरेटिंग वॉल, या नाउ ब्रिंग द, ऐसे लिखिएगा, नाउ ब्रिंग द सिस्टम इन कॉन्टैक्ट, नाउ ब्रिंग द सिस्टम in contact by replacing the separating wall. Now bring the system in contact by replacing the separating wall, by replacing the separating wall. क्या है separating wall, conducting तो पहले थी ही और नॉन रिजिड भी पहले थी, अभी क्या हो जाएगी, अभी क्या हो जाएगी,
इम्पेनिट्रेबल को हम क्या कर देंगे, पेनिट्रेबल या परमिएबल कर देंगे, ठीक है ना। नाउ ब्रिंग द, सब तीनों के तीनों जो हमने स्टार्टिंग में कंस्ट्रेंट लिए थे, तीनों तीनों अभी क्या हो गए, इस वाले में रिमूव हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नाउ ब्रिंग द सिस्टम इन कॉन्टैक्ट बाय रिप्लेसिंग द सेपरेटिंग वॉल, क्या हो जाएगा, नॉन रिजिड, नॉन रिजिड, और दूसरा वाला क्या था, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग था, कंडक्टिंग हो गया था, कंडक्टिंग एंड इम्पेनिट्रेबल था, तो क्या हो जाएगा, पेनिट्रेबल और परमिएबल वॉल, और परमिएबल वॉल, ठीक है ना। तो नाउ ब्रिंग द सिस्टम इन कांटेक्ट बाय रिमूविंग दीज थ्री वेरिएबल्स। तो क्या हो जाएगा, अभी क्या होगा, तीन इक्विलिब्रियम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, दो तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, क्या, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E0 विच इज इक्वल टू कितना, E1 बार प्लस E2 बार। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V0 विच इज इक्वल टू V1 बार प्लस V2 बार, ठीक है ना। और तीसरा अभी क्या होगा यहां पर, तीसरा क्या आएगा, N1 N2 इक्विलिब्रियम में आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N0 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज इक्वल टू N1 बार प्लस N2 बार। क्योंकि आपका पेनिट्रेबल होगा तो एक रीजन के पार्टिकल्स क्या होंगे, दूसरे रीजन में जाएंगे, दूसरे वाले फर्स्ट रीजन में आएंगे। जैसे मान लो एक तरफ क्या हाइड्रोजन गैस है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन है, तो पेनिट्रेबल होगा तो हाइड्रोजन वाले नाइट्रोजन के नाइट्रोजन वाले रीजन में शिफ्ट करेंगे, नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन के रीजन में आ जा सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम में आएंगे तो दोनों ही रीजन में आपके हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों के ही पार्टिकल्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा। तो दो का रिजल्ट तो आप देख चुके हो, इससे थर्मल इक्विलिब्रियम मिला, इससे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मिला। अब इससे क्या मिलेगा, इससे केमिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा। चलिए जरा सा देखते हैं हम कैसे होगा। फिर से वही करेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। So now number of microstates कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 n1, ओमेगा 1 n1 इंटू ओमेगा 2 n2, ये होगा। फिर से इक्विलिब्रियम में आपका क्या होगा, ये भी आपका मिनिमम होना चाहिए, ओमेगा आपका मिनिमम होना चाहिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, नाउ डेल ओमेगा अपॉन डेल n1 इज इक्वल टू कितना, 0, डेल ओमेगा अपॉन डेल n1 इज इक्वल टू कितना, 0। तो चलिए जरा सा हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए जरा सा क्या करें, दैट इंप्लाइज दैट कितना कितना आ जाएगा आपका, डेल ओमेगा 1, मैं सफिक्स वाला नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है ओमेगा 1 n1 का फंक्शन है, ओमेगा 2 n2 का फंक्शन है, ठीक है ना। तो डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल n1 एट n1 इज इक्वल टू n1 बार into omega 2 plus omega 1 into del omega 2 upon del n2 at n2 is equals to कितना, n2 बार is equals to कितना, 0, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से सॉरी, यहां पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर कितना होगा, n1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी इसको तोड़ेंगे जैसे पिछले वाले में तोड़ा था, कितना हो जाएगा आपका, del omega 1 upon del n1 at n1 is equals to n1 बार into omega 2 plus omega 1, इसको कितना लिख सकते हैं, del omega 2 upon del n2 at n2 is equals to n2 बार into यहां पर कितना लिख सकते हैं, del n2 upon del n1। देखो n2 n2 कैंसिल, यही आ जाएगा पलट करके, ठीक है ना। अब देखो del n2 upon del n1, यहां पर देखो n2 is equals to क्या हो जाएगा, n0 minus n1। जब यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या देगा, -1 देगा। तो यहां पर हम एक्स्ट्रा माइनस लगा लेंगे, दैट इंप्लाइज दैट यहां पर कितना हो जाएगा, डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल n1 एट n1 इज इक्वल टू n1 बार इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल n2 एट n2 इज इक्वल टू कितना, n2 बार, ये ठीक है ना, विच इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू कितना, 0। बस अब ओमेगा 1 वाले एक साइड कर लो, ओमेगा 2 वाले एक साइड कर लो, और यहां पर क्या कौन सा वेरिएबल चेंज आएगा, मतलब कौन से वेरिएबल में इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए जरा सा देखते हैं, देखिएगा जरा, तो क्या लिख दें यहां पर, क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन ओमेगा 1 डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल n1
एट n1 इज इक्वल टू कितना n1 बार विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 2 डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल n2 एट n2 इज इक्वल टू कितना n2 बार। यही तो होगा। अब यहां पर फिर से इसको कितना लिख सकते हैं, लॉग ओमेगा 1 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा डेल ln ओमेगा 1 अपॉन डेल n1 एट n1 इज इक्वल टू n1 बार विच इज इक्वल टू डेल ln ओमेगा 2 अपॉन डेल n2 एट n2 इज इक्वल टू n2 बार। हम फिर से यहां पर एक नया वेरिएबल लेट करेंगे, इसको हम क्या लेंगे भाई, हमने बीटा ले लिया, हमने ईटा ले लिया, अभी नेक्स्ट एक वेरिएबल क्या लेंगे जीटा, जो कि क्या होगा डेल ओमेगा अपॉन डेल एन के बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट जीटा इज इक्वल टू डेल ln ओमेगा अपॉन डेल एन, और इसकी भी वैल्यू हम किसी से निकालेंगे, वही कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, दैट इंप्लाइज दैट, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका जीटा 1 बार इज इक्वल टू कितना जीटा 2 बार, ठीक है ना। फिर से वही कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बाई कितना था TdS इज इक्वल टू DE प्लस PdV प्लस म्यू DN, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा TdS इज इक्वल टू म्यू DN, तो DS अपॉन DN इज इक्वल टू म्यू अपॉन T, तो यहां पर से कितना आ जाएगा डेल S अपॉन कितना आ जाएगा डेल S अपॉन डेल N, डेल S अपॉन डेल N इज इक्वल टू म्यू अपॉन T। यहां पर म्यू आपका क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, तो डेल S अपॉन डेल N किसके बराबर, म्यू अपॉन T के बराबर। तो यहां पर से रखेंगे तो कितना लिख सकते हैं आप, म्यू 1 बार अपॉन T1 बार इज इक्वल टू म्यू 2 बार अपॉन कितना T2 बार। सिंस आपका ऑलरेडी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो T1 बार T2 बार के बराबर होगा, सिंस T1 बार इज इक्वल टू T2 बार ऑलरेडी, बिकॉज थर्मल इज बिकॉज सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बिकॉज system is in thermal equilibrium, कंडक्टिंग वॉल है ना, देयरफॉर यहां से कितना आ जाएगा म्यू 1 बार इज इक्वल टू कितना म्यू 2 बार, ठीक है ना। ये आपका यहां से फाइंडिंग है, तो म्यू 1 बार इज इक्वल टू म्यू 2 बार। म्यू 1 क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, तो मतलब क्या होगा, दोनों ही रीजन में आपका सिस्टम केमिकली इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो एक से थर्मल इक्विलिब्रियम आया, एक से कितना आया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और इससे कितना आया केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपका टोटल का टोटल सिस्टम क्या हो गया, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में हो गया अप टू माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिएगा दिस, यहां पर लिखिएगा क्या लिखेंगे यहां पर, इन दिस सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इन दिस सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इन दिस केस में आपको इस केस में आपको क्या मिला, सिस्टम आपका क्या हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो तीनों अगर हम केसेस को कंबाइन करें, तो एक में क्या था थर्मल इक्विलिब्रियम, एक में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तीसरे में क्या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये आपका क्या हुआ, रिलेशन हुआ माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट में, मतलब थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल और स्टैटिस्टिकल पैरामीटर में, ठीक है ना। तो ये तीन केसेस हैं, इसके बारे में फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि माइक्रो स्टेट क्या होता है। यहां पर हमने लिख तो लिया ओमेगा, बट ये ओमेगा होगा क्या, ठीक है ना, और ओमेगा के बेसिस पर कैसे हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।